Welcome students. This is lecture number 2 on cash flow statement. In previous lecture हमने which was lecture number 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हमने बात की थी और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेगमेंट में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं और उनको हम ऐड बैक क्यों और कैसे करते हैं, राइट? सो दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. जिसने वो लेक्चर अभी नहीं लिया है तो प्लीज आप उसको स्टडी कर लें ताकि कंटिन्यूटी में आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छा समझ में आए. एंड द सेकंड पार्ट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है अंडर इनडायरेक्ट मेथड. चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से आइटम्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. रूल्स रिगार्डिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, हमने क्यों बनाए हैं, या टीचर्स वो कैसे और क्यों पढ़ाते हैं. कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज रूल्स क्या है, इनको भी हम समझेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. इन एडिशन टू दैट एग्जाम पे एज यूजुअल हमारा फोकस होता है, एग्जाम टाइप क्वेश्चंस होंगे और उनके सॉल्यूशंस होंगे. वी विल फॉलो दिस बुक ऑफ एडवांस अकाउंटिंग. इस बुक में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हुई है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको इस्तेमाल करें. एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स की इंपॉर्टेंट एग्जाम एरियाज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का हम लेके आए थे और इनकम स्टेटमेंट के इस प्रॉफिट के साथ हमने उसमें ऐड बैक किए थे नॉन कैश आइटम्स. नॉन कैश आइटम्स की एग्जांपल बहुत डिटेल में हमने समझी, उनके क्वेश्चन भी किए, जिसमें डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एक्सपेंस, गेन ऑन सेल ऑन डिफरेंट एसेट्स, इन सबको हमने ऐड बैक किया था बिकॉज ये सारे नॉन कैश आइटम्स की एग्जांपल हैं. इसमें अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो चार्ज हम लेते हैं वो भी शामिल है, राइट? आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक और पार्ट विच इज कॉल्ड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. और ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इसी तरह से हेडिंग के साथ प्रेजेंट किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. और ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होती हैं, पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज वेरी सिंपल. वर्किंग कैपिटल कहते हैं हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को. सो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आपको मालूम है इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स. इसी तरह से करंट लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं? अकाउंट्स पेएबल, अनपेड एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी समझते हैं, बट इससे पहले हम जरा ये देखें कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इन दोनों को का अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो यू कैन फाइंड वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स आपको गिवन हो और करंट लायबिलिटीज, अगर अज्यूम करें 2018 में यू हैव करंट एसेट्स 2,25,000 एंड करंट लायबिलिटीज 1,25,000. इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इट विल बी 100,000. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2018 का वर्किंग कैपिटल इज 100,000. फिर अज्यूम करते हैं कि 2019 में आपके पास करंट एसेट्स थे 280,000 के एंड करंट लायबिलिटीज 150,000. इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 130,000. सो नाउ यू हैव वर्किंग कैपिटल ऑफ 2 years. एक 2018 का वर्किंग कैपिटल 1 लाख है आपके पास और 2019 का वर्किंग कैपिटल इज 130,000. इनको अगर हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो हम बात अभी कर रहे हैं, तो वी कैन फाइंड दैट चेंज इन नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 30,000 का. 2018 में वर्किंग कैपिटल 1 लाख एंड 2019 का वर्किंग कैपिटल 130,000. तो चेंज मींस डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग चेंज, वर्किंग कैपिटल इज 30,000. इन दोनों के डिफरेंस निकालने के बाद आपको मिल गया. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को क्यों प्रेजेंट करना चाहते हैं. हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले साल से लेके इस साल तक जो चेंजेस आई हैं वर्किंग कैपिटल में यानी इन करंट एसेट्स में और इन करंट लायबिलिटीज में, तो उसको हमें प्रेजेंट कैसे करना है. ये देखें कि इन आइटम्स को कहां से आप फाइंड करेंगे. ऑब्वियसली दीस आर बैलेंस शीट आइटम्स, तो ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाते हैं, करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटीज भी. अब इसको आसान करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड, जनरली ये फील किया जाता है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इजी. वो इसीलिए कहते हैं कि इसमें ये रूल्स अप्लाई कर लेते हैं आप और इन रूल्स की हेल्प से आप बहुत क्विकली फिगर्स फाइंड कर लेते हैं. ये रूल्स कैसे बनाते हैं? करंट एसेट्स में अगर कोई इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो उसको आप क्या करेंगे?
लेस कर देंगे। किसमें से? जब आपने प्रॉफिट की फिगर ली, देन यू ऐड बैक नॉन कैश आइटम, फिर आपने हेडिंग डाली चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की, उसके बाद आपको डिफरेंट एसेट्स के आइटम्स को कंपेयर किया इस साल से पिछले साल के मुकाबले में। अगर आपको इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट इनमें कोई चेंज नजर आ रहा है, वो चेंज क्या हो सकता है? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इफ इंक्रीज तो आप क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट इज डिडक्टेड और यहाँ पे आप नेगेटिव करके फिगर ले आएंगे। इसी तरह से अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप ऐड कर देंगे और उसको भी यहाँ ले आएंगे। इनमें से कोई आइटम ऐड डिक्रीज हो सकता है और कोई भी आइटम इंक्रीज भी हो सकता है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपने जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप कंपेयर कर रहे होंगे दो सालों को, तो जहां इंक्रीज हो रहा होगा उसको आपने लेस कर देना है और जहां डिक्रीज हो रहा होगा करंट एसेट उसको आपने ऐड कर देना है। अगर ये रूल्स एसेट के लिए ये हैं तो लायबिलिटीज के लिए इसके रिवर्स हो जाएंगे। और वो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करते हैं तो उसके डिक्रीज को आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ये सिंपल से रूल्स हैं। आपने सिर्फ अगर एसेट वाली साइड के रूल्स याद किए तो लायबिलिटी वाली साइड के आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। तो दीज आर द रूल्स टू रिमेंबर। अब इन रूल्स के पीछे क्या लॉजिक है और हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, आइए उसको देखते हैं, ब्रीफली आपको बताते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, राइट? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को आप लेस करते हैं एंड यू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इसको आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज रूल्स क्या है? अज्यूम करें 5 लाख की सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300,000, ग्रॉस प्रॉफिट 200,000, ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी अज्यूम करते हैं 150,000, उसको लेस कर दें तो नेट प्रॉफिट आपका 50,000 था। इस इनकम स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। तो इसके अंदर सेल्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे कैश बेसिस तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये प्रॉफिट भी आपका कैश बेसिस पे नहीं है। तो 5 लाख में अगर हम इसका ब्रेकअप करें तो क्या बनेगा? 500,000 का कैश सेल्स 100,000 एंड क्रेडिट सेल्स 400,000। और फिर इस 400,000 को भी फर्दर ब्रेक डाउन करें। 400,000 क्या चीज है? 400,000 वो सेल्स है जिससे अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। तो इसका मतलब ये 5 लाख की सेल्स तो आप यहाँ दिखा रहे हैं, बट इस 5 लाख की सेल्स में 400,000 के ऐसे पैसे शामिल हैं जो अभी तक आपको नहीं मिले। और आपने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया तो आपको पता चला कि इस साल के दौरान आपको कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने पेमेंट कर दी और 250,000 आपको और रिसीव हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस कितना रह गया? उधार रिसीवेबल्स का 150,000 अभी भी रिसीव होना बाकी है। तो क्या ये इनकम स्टेटमेंट आपको सही पिक्चर दिखा रहा है? कैश बेसिस पे दिखा रहा है? नो, ये कैश बेसिस पे आपको पिक्चर नहीं दिखा रहा। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि इस 5 लाख के अंदर ये 250,000 कैश शामिल है और ये 100,000 का कैश शामिल है, राइट? तो इट मींस कि 5 लाख के अंदर 3.5 लाख की कैश कलेक्शन आपको हो चुकी है और 150,000 ऐसा अमाउंट है जो अभी पैसे मिलना बाकी है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं दिखाता, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है। तो इसको अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि 2019 में आपको जो टोटल सेल आपने की उधार वो 400,000 थी और ईयर एंड पे ये बैलेंस रिड्यूस होके 150,000 रह गया। अगर ये बैलेंस 150,000 रह गया तो इट मींस कि आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला और इन दोनों का डिफरेंस क्या बना? 250,000। तो ये 250,000 आप क्या कैश कलेक्शन दिखाएंगे? तो इस इनकम स्टेटमेंट में तो आप अक्रूवल बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और आप वो तमाम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं जो कैश की भी होती है और क्रेडिट की भी होती है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कौन से फैक्ट लेना चाहता है? जो सिर्फ कैश बेसिस पे हो। तो अब आपके पास क्या चॉइस है कि आप पूरी डिटेल्ड एक वर्किंग बनाएं या आपके पास दूसरी चॉइस ये है कि आप दोनों सालों का डिफरेंस लें, उसकी जो वैल्यू आए। तो इसका मतलब हमने जो रूल बनाया था वो क्या बनाया था? डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इज करंट एसेट। तो हमने क्या कहा था? अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो उसको आप क्या करेंगे? उसको आप ऐड बैक कर देंगे। तो इस 250,000 को हमें क्या करना चाहिए? इस 250,000 के डिफरेंस को हमें ऐड बैक कर देना चाहिए। ओके,
इस बात को भी आगे और देखते हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके अंदर 300,000 है, तो परचेजेस का अगर ब्रेक डाउन करें, परचेज 80,000 की आपने कैश पे की थी और क्रेडिट परचेज आपने की 220,000 की। 220,000 की भी ईयर एंड पे आपको ये पता चला जो क्लोजिंग बैलेंस था कि इस 220 में से आप कैश पे कर चुके हैं फर्दर 170,000 का, और आज आपका जो बैलेंस है 31 दिसंबर पे वो 50,000 का रह गया है। इसका मतलब है कि एक कैश आप ये पे कर चुके और एक 80,000 का कैश पे कर चुके। तो 80 एंड 170 टोटल इस 300,000 में शामिल है, बट नजर नहीं आ रहे बिकॉज इनकम स्टेटमेंट तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बनता है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हुई, सेल्स की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर जो छुपी हुई कैश की वैल्यूज थी वो चेंज होती गई। अब क्या करना चाहिए, इसकी भी अगर आप बैलेंसेस देखें तो जो हम बात कर रहे थे कि बैलेंस 2019 के पीरियड में 220 था, 220 से वो रिड्यूस हो गया दिसंबर में 50 पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 170,000 की कैश फर्दर पे कर दिया है। तो क्या हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं इसी तरह से और डिफरेंस निकाल के वैल्यू पे पहुंच सकते हैं? तो यस, बजाय इसके कि हम इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ढूंढें, हम इसका अगर सिर्फ डिफरेंस निकाल लें तो हम इस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। और इसको अगर हम कैसे लिखें, डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल रुपीज 170,000 को हमें क्या कर देना चाहिए, डिडक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमने जो रूल बनाया है वो रूल क्या कहता है कि अगर आपका बैलेंस लायबिलिटी का डिक्रीज हो रहा होगा तो वो लेस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको अगर हम समराइज करें और ये कहें कि क्वेश्चन में अगर हमें सिर्फ ये बैलेंसेस गिवन हो तो क्या हमें इनके डिफरेंस निकाल के डायरेक्ट उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देना चाहिए? यस, आपको ये सिर्फ इतनी डिटेल्ड वर्किंग इसलिए बताई गई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि ये रूल्स बनाए क्यों गए थे। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम कैसे हेडिंग डालेंगे, नेट इनकम लेंगे 50,000 की जो कि इसी क्वेश्चन की है। उस इनकम के बाद आपने हेडिंग डाली एट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आपने देखा डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 250,000, ये डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 250,000, और इसके बाद डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल 170,000। इसको आपने नेगेटिव ले लिया क्योंकि ये रूल में हमने याद कर लिया कि डिक्रीज अगर लायबिलिटी का होगा तो उसको हम माइनस में रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज अगर लायबिलिटी का होगा तो उसको हम प्लस में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर एसेट्स में इंक्रीज होगा कोई बैलेंसेस में तो उसको हम माइनस में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट्स में अगर कोई डिक्रीज होगा तो उसको हम पॉजिटिव फिगर रिकॉर्ड करेंगे। राइट, तो इन दो हमारे पास इस वक्त हम दो ही आइटम्स ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको हम नेट कर लें तो उसको हम कह सकते हैं नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड वैल्यू इज 80,000। इसके बाद इनको अगर हम ऐड बैक करते हैं दोनों में तो 50,000 के प्रॉफिट में हमने इसको ऐड बैक किया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वुड बी 130,000। आइए एक और क्विक एग्जांपल करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंप्यूट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड रेंट, अकाउंट रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स हैं आपके सारे, इनके बैलेंसेस आपको 18 के भी गिवन है और 19 के भी गिवन है। इसी तरह से लायबिलिटीज की हेडिंग में आपको अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स एक्सपेंसेस के, अक्रूड एक्सपेंसेस के भी बैलेंसेस गिवन है। अब हमें क्या करते हैं कि इन सबके डिफरेंसेस अगर हम फाइंड कर लें तो देखें आइटम बाय आइटम चलते हैं। पहले क्विकली रूल्स को भी रिकॉल कर लें कि रूल्स क्या हैं। करंट एसेट्स के लिए ये रूल्स हैं और करंट एसेट्स के रूल को अप्लाई करते हुए अगर देखें तो 40,000 से ये 60,000 हो गया। 40,000 से 60,000 होने का मतलब ये है कि आपके मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन करंट एसेट। अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको आप माइनस कर देंगे। 20,000 आपने डिडक्ट करना है। राइट, आगे चलते हैं। 45,000 से 35,000 हो गया। डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट, अब करंट एसेट्स आपका यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए 10,000 के डिफरेंस को। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40,000, 45,000। यस, तो 45,000 भी अकाउंट रिसीवेबल आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज अगर करंट एसेट्स में होता है तो आप क्या करते हैं, आप रूल्स को यहाँ से देखते जाएं और यहाँ अप्लाई करते जाएं। डिक्रीज इन करंट अकाउंट रिसीवेबल इज अगेन एडेड। तो आपका टोटल इस साइड का एसेट साइड आपने कंप्लीट कर ली, नेट इफेक्ट आपने निकाले, और उसके बाद अब हम लिखते हैं लायबिलिटीज के रूल।
लायबिलिटीज में क्या है, सबसे पहले अकाउंट्स पेबल 25,000 से 42,000 हो रहे हैं, तो इट मींस इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल को हमें एज पर रूल क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रही है तो हमें इसको ऐड कर देना चाहिए 17,000 के डिफरेंस को। 65 से 25 हो रहे हैं हमारे अक्रूड एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस, इसको हमें क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। अब हमारे पास इन सारे बैलेंसेस के नेट इफेक्ट आ गए हैं और हमने इनको नेट अगर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब का डिफरेंस निकाल लें, तो नेट इफेक्ट आता है -12,000। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल नेट बेसिस पे रिड्यूस हो गया है। सो नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज -12,000। ये क्वेश्चंस इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं, तो बजाय इसके कि आप बहुत डिटेल्ड वर्किंग करें, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थी, वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती या एग्जामिनेबल नहीं है। बट ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ले के आप वैल्यूज लिखें, आप इनको डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लॉट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, इट्स अ प्रॉपर क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको उन्होंने बताया नॉन कैश आइटम्स भी आ गए हैं इसके अंदर। इसका मतलब है हमने लेक्चर 1 में जो पढ़ा था, लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की भी हम बात करेंगे। और इसमें रिक्वायर्ड है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट पहले ये देखते जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। डिप्रिसिएशन गिवन है 12,000, फिर उसके बाद हमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन है 4,000, और बैलेंसेस गिवन है, तो इन बैलेंसेस का यूज हमें करना है फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये हमारे नॉन कैश आइटम्स दो हैं, इनको हम ले जाएंगे। तो आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं, इनकी हेडिंग डालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। Another important thing, retained earning, यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ प्रॉफिट नहीं गिवन, तो रिटेन अर्निंग्स के आपको बैलेंसेस गिवन है। अगर आपको कभी रिटेन अर्निंग के बैलेंसेस गिवन हो तो इट मींस कि आपको ये मालूम है कि रिटेन अर्निंग 2014 में 170,000 थी, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और ऐड होके रिटेन अर्निंग 2015 की बढ़ गई। कैसे पता चला कि आपको प्रॉफिट होगा? बिकॉज ये वैल्यू ज्यादा थी। अगर 2014 की वैल्यू कम थी और 15 की ज्यादा हो गई तो इट मींस कंपनी बुक द प्रॉफिट इन 2015। अगर ये वैल्यू 170 से कम हो जाती, 150 हो जाती, 120 हो जाती, तो इसका मतलब ये होता कि आप कंपनी ने लॉस बुक किया है। दैट इज व्हाई रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब आइंदा के लिए हम हमेशा याद रखेंगे, जब हमें कभी भी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट की या प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू ना गिवन हो, वी कैन फाइंड इट थ्रू दिस वर्किंग। आप इस वर्किंग को ऐसे शो करेंगे। रिटेन अर्निंग आपने लिखा है 2015 इज 230,000 लेस रिटेन अर्निंग 2014, 170,000 इसमें से डिडक्ट कर दें तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000। तो आपने विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग 2015 का प्रॉफिट फाइंड कर लिया जो कि रिटेन अर्निंग में ऐड हो चुका था। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे एंड देन विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। नेट इनकम फॉर द ईयर इज 60,000। इसके बाद हम इसमें हेडिंग डालते हैं एड बैक नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन से थे? 12,000 डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को हमने पहले स्टडी किया हुआ है, एड बैक करेंगे बिकॉज इट्स अ नॉन कैश आइटम। गेन ऑन सेल इज 4,000, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में पहले एज अ इनकम ऐड हो चुकी थी, तो अब हम इसको वर्किंग बैक करके डिडक्ट करेंगे और इसको एज अ नेगेटिव फिगर लेंगे। तो नेट नॉन कैश आइटम्स हमारे पास कितने हो गए? 8,000। नाउ आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को ऐड बैक करते हैं। वर्किंग कैपिटल में नंबर 1 एसेट साइड पे अगर आप देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 35,000 से 42,000, ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज 7,000। एज पर रूल जब हम इंक्रीज होगा कोई करंट एसेट तो उसको नेगेटिव फिगर शो करेंगे। देन अकाउंट रिसीवेबल 55,000 से 45,000, ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं और पॉजिटिव फिगर लेते हैं। ऑन द अदर साइड लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल हमारे पास है। अकाउंट्स पेएबल 14,000 से
20,000 6,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इनको भी हम पॉजिटिव फिगर लेंगे, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल एज पर रूल। देन अक्रूड एक्सपेंसेस 28,000 से 25,000 हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं, इनको हम नेगेटिव फिगर प्रेजेंट करेंगे 3,000, और इन सब को नेट करने के बाद जो फिगर होगा उसको हम कहेंगे नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल व्हिच वर्क्स आउट टू बी 6,000 रुपीस। नाउ यू हैव थ्री फिगर्स, प्रॉफिट 60,000, नॉन कैश आइटम्स 8,000 एंड नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 6,000। इनको अगर हम सम कर दें तो वी विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज व्हिच इज 74,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन को अब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में भी डिप्रिसिएशन और इसके साथ साथ आपको बैलेंसेस गिवन है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो कैश का बैलेंस है वो आपने करंट एसेट्स की कैलकुलेशन में नहीं लेना, बिकॉज आपका जो आंसर है वो तो कैश बैलेंस ही फाइंड आपको करना है। तो अभी क्योंकि हम सिर्फ कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप उसकी हेडिंग डाल के सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करें और जितनी आपने अभी तक बातें सीखी हैं उनको यहाँ अप्लाई करें। सिमिलर क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे और पेज 69 पे क्वेश्चन 25 आप जरूर ट्राई करें। अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसको सम अप करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में नॉन कैश आइटम्स से बात स्टार्ट की थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, और इसमें हमने इसके साथ साथ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को लेक्चर नंबर 2 में आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए और यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस फर्दर करेंगे डिफरेंट बुक से और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये की एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के लिए। आई वुड रेकमेंड कि आप बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स पे जाके बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स पे आपको प्रॉपर्ली इंटीमेशन होती रहे। थैंक यू।